नमस्कार मित्रों। अब अभी हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समझा, फिर अर्थशास्त्र की विधियां पढ़ी, निगमन आगमन विधियां पढ़ी। उसके बाद हम इसी अन्य टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। उपयोगिता का अभिप्राय क्या होता है? वस्तु विशेष में किसी उपभोक्ता की आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की निहित क्षमता अथवा शक्ति का नाम उपयोगिता है। हम किसी चीज को खरीदते हैं तो हम उस चीज को क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसमें हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए उपयोगिता होती है। तो उपयोगिता क्या होती है? उस वस्तु पे हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसी को हम उपयोगिता कहते हैं। लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में उपयोगिता रहती है। जैसे उपयोगिता सापेक्षित है, लाभदायक और हानिकारक होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को शराब पीने से अगर उसकी उपयोगिता संतुष्ट होती है तो उसके लिए भी वो उपयोगी है। तो इसीलिए ये शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ साथ उस व्यक्ति के लिए वो उपयोगी है। तो उपयोगिता नकारात्मक भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है, परंतु किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो नकारात्मक के साथ वो उपयोगी हो सकती है। ठीक है। उपयोगिता सापेक्षित होती है। उपयोगिता सापेक्षित का अर्थ ये है कि व्यक्ति विशेष के लिए होती है। जैसे कि जो आवश्यकता मेरी है जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी हो, तो व्यक्ति विशेष के लिए वो आवश्यकताएं सापेक्षित होती है कि अगर मेरे लिए कोई चीज आवश्यक है तो जरूर नहीं है आपके लिए भी वो आवश्यक हो। तो व्यक्ति विशेष के लिए वो आवश्यकता होती है, तो इसीलिए सापेक्षित कहते हैं, उपयोगिता सापेक्षित होती है। मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हुए भी मादक पदार्थ भोगी व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है रखते हैं। ठीक है। अब मैं जैसे कि कोई व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता है तो जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के लिए वो उपयोगी हो। जो मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता है उसके लिए वो चीज उपयोगी नहीं हो सकती है। ठीक है। प्रोफेसर फैचर ने उपयोगिता के बारे में क्या कहा? उपयोगिता केवल इच्छा करना है। उपयोगिता केवल इच्छा करना है। ठीक है। इस प्रकार अनैतिक कार्य जैसे चोरी, डकैती आदि भी किसी व्यक्ति के लिए उपयोगिता दे सकते हैं। मैंने कहा कि जो अनैतिक कार्य होते हैं वो भी किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो उपयोगिता व्यक्ति विशेष से संबंधित है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता, हमारी जो इच्छा होती है उसी का फलन ही उपयोगिता है। उपयोगिता की विशेषताएं क्या है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, अर्थात आप किसी चीज की उपयोगिता अपने मन में करते हैं, तो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता व्यक्तिपरक है। व्यक्तिपरक वही कि किसी व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति एक व्यक्ति पे जो चीज अप्लाई होती है दूसरे व्यक्ति पे भी वो चीज अप्लाई हो। उपयोगिता का विचार सापेक्षित है। समय, स्थान परिवर्तित और गर्म कपड़े झाड़ों के लिए। समय, गर्मियों में अगर हम जैसे गर्मियों में हम गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, हम लोग जो ठंडे मतलब शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, तो वो हमारे लिए गर्मियों के लिए तो आवश्यक है, पर हम कम कपड़ों में सर्दियों में नहीं रह सकते हैं, तो वो समय के लिए जरूरी है। स्थान जो हमारा पहनावा है जरूरी नहीं है वो अमेरिका, रूस, चाइना, हर स्थान में अपने पहनावा अलग अलग है, तो ये समय स्थान में परिवर्तित होता रहता है। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होती है। डकैती, हत्या और चोरी नैतिक सिद्धांत, हमारे जो नैतिक सिद्धांत होते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए, डकैती नहीं करनी चाहिए, तो जो उपयोगिता है नैतिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होते हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए वो चीजें जो हमारे नैतिक मूल्य हैं। उसको अगर उपयोगिता अगर उन नैतिक कार्यों को न करने पे भी अगर हमें उपयोगिता मिल रही है तो उपयोगिता है किसी व्यक्ति के लिए वो चीजें। ठीक है।
उपयोगिता का अर्थ अनुमानित संतुष्टि है। तो हम उपयोगिता की एक अनुमान लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कितनी उपयोगिता मिली है। उपयोगिता की माप, उपयोगिता की माप जो एक था कि उपयोगिता जो गणनावाचक दृष्टिकोण, गणनावाचक दृष्टिकोण मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। जो मार्शल थे, मार्शल द्वारा उपयोगिता को गणनावाचक रूप में 1 2 3 4 5 कि किसी व्यक्ति को उपयोगिता कितनी मिल सकती है, तो वो मुद्रा के रूप में कि किसी व्यक्ति को कितनी उपयोगिता मिलती है उसको मुद्रा के रूप में हम माप सकते हैं, ये मार्शल ने कहा था। पर इसी का खंडन करते हुए क्रमवाचक दृष्टिकोण आपका दिया गया। तो क्रमवाचक दृष्टिकोण जो था, उपयोगिता मनोवैज्ञानिक विचार है। जो क्रमवाचक दृष्टिकोण द्वारा जो कहा गया है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है। संतुष्टि के उच्च अथवा निम्न स्तर के आधार पर उन्हें केवल क्रम दिया जा सकता है। हम उपयोगिता को क्रम दे सकते हैं कि मुझे भाई एक ये क्रम 1, क्रम 2, क्रम 3, हम उपयोगिता को क्रम दे सकते हैं कि इस चीज से मुझे इतनी उपयोगिता मिली, इस चीज से इतनी मिली, इस टुकड़े से इतनी मिली, इस टुकड़े से इतनी मिली, इस टुकड़े से इतनी मिली, रोटी के एक टुकड़े से इतनी मिली, दूसरे टुकड़े से उतनी मिली। तो हम उपयोगिता को क्रम दे सकते हैं, जबकि गणनावाचक जो उपयोगिता दृष्टिकोण है उसको क्रम देते हैं कि उपयोगिता को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या होते हैं? एक इकाई, एक अतिरिक्त इकाई से जो उपयोगिता मिलती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता अगर हम देखते हैं तो इसको हम सूत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, MUN। अब MUN क्या हुआ? इसको हम MU को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी N वस्तु बराबर होता है TU यानी कि टोटल यूटिलिटी, यानी कि कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता N। ठीक है, N यानी कि N इकाई के लिए, माइनस TU N -1 यानी कि उससे पहले वाली जो वस्तु है उसकी उपयोगिता, और उसके बाद वाली जो कुल वस्तु है उसकी उपयोगिता को अगर हम घटा देंगे तो हमें MUN यानी कि हमें सीमांत उपयोगिता मिल जाएगी। तो सीमांत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता N वस्तु और कुल उपयोगिता N-1 वस्तु, अगर हम वो करते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब सीमांत उपयोगिता को हम इस डायग्राम और इस टेबल से समझ सकते हैं। हम देखते हैं एक पंक्ति में हम वस्तु की x इकाइयों को लिखते हैं और दूसरी पंक्ति में हम सीमांत उपयोगिता यानी कि MU मार्जिनल यूटिलिटी को लेते हैं। तो हम देखते हैं इकाइयां जैसे हम बढ़ाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो जैसे कि हम उपयोगिता एक इकाई में हमें उपयोगिता 40 मिलती है, 2 इकाई में हमें 30 मिलती है, 3 इकाई में हमें 20 मिलती है और 4 इकाई में हमें 10 मिलती है। तो हम देखते हैं, जैसे आप इसको व्यवहारिक रूप में अगर देखते हैं तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी, अब उपयोगिता को हम अगर देखते हैं तो अगर आपने उस समय, चलो भूख नहीं बोलते, प्यास बोल लेते, चलो ठीक है, प्यास में अगर हम देखते हैं कि हम कहीं से आए, धूप में आए और हमें बहुत प्यास लग गई, तो हमें प्यास लगी तो हमने जब एक घूंट पिया तो हमें उपयोगिता, उस घूंट को पीने से हमें उपयोगिता बहुत अधिक मिली। फिर हमने दूसरी घूंट पी, उससे थोड़ा कम उपयोगिता मिली, तीसरी घूंट मिली, हमें कम उपयोगिता मिली। उसी प्रकार से हमें एक बार हमारे जो प्यास होगी वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद भी अगर हम पानी पीते हैं तो हमें क्या होगा, पहले तो हमें पानी पीने का मन नहीं करेगा। अगर हम उस पानी को पीते रहेंगे तो हमें क्या होगा, हम पानी पिएंगे तो हमें उल्टी हो जाएगी, तो हमें क्या हो जाएगा, ऋणात्मक उपयोगिता मिल जाएगी। वैसे ही अगर हम एक रोटी का निवाला खाते हैं तो हमें भूख लग रही है, एक रोटी का निवाला खाया तो हमें
अ, उससे उपयोगिता ज़्यादा मिल गई। दूसरी रोटी खाई तो उससे थोड़ा और उपयोगिता थोड़ा कम मिली। तो जैसे जैसे हम तृप्त हो जाएंगे, उस तृप्त के बिंदु के बाद भी अगर हम रोटी खाएंगे तो हमें वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी और हमारे मन नहीं करेगा। तो उपयोगिता एक समय के बाद वो क्या हो जाती, ऋणात्मक हो जाती है। तो इसी को हम देखते हैं, जैसे कि हमने एक इकाई में 40 उपयोगिता मिली, फिर हमने दूसरी इकाई बढ़ाई तो 30 उपयोगिता मिली। क्या हुई, उपयोगिता घट रही है, घटते हुए क्रम में। 40 के बाद 30, 30 के बाद 20 और 20 के बाद 10। तो 10-10 करके ये उपयोगिता घट रही है। और पांचवी इकाई में उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो जो पांचवी इकाई में तृप्त बिंदु यानी कि शून्य हमें उपयोगिता मिल जाती है। अगर हम इस तृप्त बिंदु के बाद भी हम अगर किसी चीज का उपभोग करते हैं, तो जैसे हम देखते हैं छठी इकाई पर हम देखते हैं हमें -10 घटती हुई उपयोगिता मिल रही है, अब ऋणात्मक उपयोगिता मिल रही है। हम देखते हैं सातवीं इकाई में उससे भी कम ऋणात्मक उपयोगिता यानी कि -20 उपयोगिता मिलती है। तो उपयोगिता क्या हो जाती है, तृप्त बिंदु के बाद ऋणात्मक हो जाती है। इसी को अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो हम डायग्राम में देखते हैं इसी को, तो हम ये देखते हैं, हम ये देखते हैं डायग्राम में इसको, हम इसको डायग्राम में देखते हैं। तो जैसे हमने एक इकाई पे देखा था, तो एक इकाई में हमें क्या हो रही है, 40 उपयोगिता मिल रही है। तो आप ए पे देख जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो एक्स अक्ष होते हैं इसमें हमने क्या लिया, यू एम यू यानी कि सीमांत उपयोगिता। और जो हम ये नीचे लेते हैं ये यूटिलिटी यानी कि कितनी उपयोगिता मिली हमें, यूटिलिटी यानी कि इकाइयां। तो हम इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और इसको हम वाई अक्ष कहते हैं और इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। और अगर हम देखते हैं हमें एक्स अक्ष पे हमने एम यू सीमांत उपयोगिता और वाई अक्ष में हमने यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता और एक्स अक्ष में हमने इकाइयां ले रखी हैं, यूटिलिटी एक्स अक्ष पे ले रखी है। हम देखते हैं कि जो हमारी पहली इकाई पे हमें कितनी 40 उपयोगिता मिल गई है, तो हमें एक बिंदु से हमने इसको डिनोट किया। तो हम देखते हैं कि 40 पे हमें एक, तो हमने कितनी इकाइयों का एक इकाई पे हमें कितनी मिली, 40। तो 40 और एक हमें ये इकाई मिली। फिर हमने देखा कि हमें 30, हम फिर हमारी क्या हो, उपयोगिता घटी, उपयोगिता घटी तो 30 पे हमें कितनी मिली, दो इकाई पे हमें कितनी मिली, 30 उपयोगिता मिली, ये हमें उपयोगिता मिली। फिर हमने क्या देखा, 3 इकाई पे हमें 20 की उपयोगिता मिली। हाँ, अब हम कुल उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता की सभी कुल उपयोगिता की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। उपभोक्ता की जो कुल उपभोग से जो उपयोगिता हमें प्राप्त होती है उसको हम कुल उपयोगिता यानी कि टीयू कहते हैं, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के अगर हम जोड़ते हैं तो हमें एमयू प्राप्त होती है। ठीक है, इसको हम इस टेबल के माध्यम से देखेंगे। हम देखते हैं कुल उपयोगिता को इस टेबल के माध्यम से, जैसे कि वस्तु की इकाइयां, एक्स वस्तु की जो इकाइयां हैं हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 में देखते हैं। और हम सीमांत उपयोगिता को 40 30 20 10 0 -10 और -20 के रूप में देखते हैं। और हमें जो कुल उपयोगिता है, कुल उपयोगिता मैंने क्या कहा आपको, कुल उपयोगिता का जो जोड़ होता है वो हमारी सीमांत उपयोगिता को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि हम जो 40 है, ये 40 को हम ऐसे ही उतार लेंगे,
ठीक है। उसके बाद हम 30 हम 40 और प्लस 30 को जोड़ते हैं तो हमें क्या होगा, 70 प्राप्त होगी। तो हमारी जो 70 होगी वो दूसरी दूसरी इकाई पे हमें क्या होगी, 70 कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। इसी इसी से हम सीमांत उपयोगिता, हम कुल उपयोगिता निकाल सकते हैं। देखते हैं, जो ये हमें 70 प्राप्त हुआ है, ये जो 70 प्राप्त हुआ है, इसमें अगर हम 20 जोड़ देते हैं, 70 प्लस 20 जोड़ देते हैं तो हमें क्या होगा, 90 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम इस 90 में 10 जोड़ दें, 10 जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 100 प्राप्त होगा। फिर हम इस 100 में अगर हम 0 जोड़ दें तो हमें 100 ही प्राप्त होगा। इस 100 में इस 100 में अगर हम 10 माइनस करते हैं तो हमें कितना होगा, 90 प्राप्त होगा। फिर अगर उस 90 में हम माइनस 20 जोड़ दें तो हमें कितना, 70 प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं कि हम सीमांत उपयोगिता से हम कुल उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम इसी सूत्र के हिसाब से, आप देखते होंगे इस सूत्र से आप लगा सकते हो कि हम सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता को निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, तो कुल उपयोगिता का जो जोड़ होता है वो सीमांत उपयोगिता को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती है, किया जा सकता है। आप एक विशेष समय पे एक ही आवश्यकता का अध्ययन कर सकते हैं, आप बहुत सारी आवश्यकताओं का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसी देखते हैं हम अब, जो आइसक्रीम है की इकाइयाँ हैं, जैसे आइसक्रीम की इकाइयाँ हैं, ये हमने पहले भी बता चुके हैं कि 1 इकाई से 20 उपयोगिता सीमांत उपयोगिता मिल रही है, 2 इकाई से 16, 3 इकाई से 10 उपयोगिता मिल रही है, 4 इकाई से 4 उपयोगिता और 5वीं इकाई पर पूर्ण तृप्त बिंदु है। और उसके बाद भी आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपको छठी इकाई से -6 उपयोगिता मिलती है। इसी को डायग्राम में दिखाया गया है कि जो 20 इकाई है MU आइसक्रीम और यूनिट्स जो हैं, जो हमारे एक्स अक्ष पे दिखाया गया है और वाई अक्ष पे हमने MU को दिखाया गया है। तो जैसे हम देखते हैं कि एक इकाई पे हम देखते हैं, जैसे कि 20 पे हमने देखा तो हमें क्या मिला, उपयोगिता एक यूटिलिटी पे 20 मिला। फिर उसके बाद क्रम 16 इकाई पे B पे हमें 2 यूटिलिटी मिली। इसी प्रकार से एक क्रम चलता रहा और एक क्रम यहाँ पे E बिंदु पे, ये तृप्त बिंदु, इसको हम क्या कहेंगे, तृप्त बिंदु कहेंगे, तृप्त बिंदु, ठीक है, ये तृप्त बिंदु है हमारा। इसके बाद अगर हम उपयोगिता करते हैं तो ये MU क्या होगा, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती रहेगी, जो कि छठे बिंदु क्या है, हमारी छठी इकाई पे बताया गया है कि इस छठी इकाई पे हमें क्या मिल रहा है, -6 उपयोगिता मिल रही है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि क्या होता है, अगर हम उपयोगिता किसी चीज़ की उपभोग बढ़ाते रहते हैं तो हमें क्या होता है, ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती रहती है। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। अभी हमने सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा, अब हम समसीमांत उपयोगिता नियम पढ़ेंगे। तो समसीमांत उपयोगिता का नियम उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन स्पष्ट करता है। इस नियम को गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है और गोसेन का समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को द्वितीय नियम कहा जाता है। और ये LT में, पिछली बार LT जो हुआ था 18-20 में जब भी हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि समसीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है, तो ये गोसेन का द्वितीय नियम है, इसको आप देख सकते हो। और इस नियम का आधार प्रतिस्थापन का नियम है। प्रतिस्थापन आपको पता ही है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करना। उपभोक्ता का कम लाभदायक वस्तु को अधिक लाभदायक वस्तु द्वारा प्रतिस्थापित करना प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, समसीमांत उपयोगिता को प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। ये चीज आप याद रखें क्योंकि ये पेपर में आने की बहुत ही संभावना रहेगी, क्योंकि जो ये होते हैं, ये जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं।
समसीमांत उपयोगिता का नियम यह स्पष्ट करता है कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई रुपए की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो जाए। तो अभी हम समसीमांत उपयोगिता को आगे पढ़ेंगे। सीमांत उपयोगिता नियम को सीमांत उपयोगिता द्वारा उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण। उपभोक्ता संतुलन दो प्रकार से हो सकता है, दो स्थितियों में हो सकता है। एक वस्तु की स्थिति में और दो या अधिक वस्तुओं की स्थिति में। तो एक वस्तु की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। एक विवेकशील उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग उस सीमा तक करेगा जहां उस वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के रूप में दी जाने वाली मुद्रा की उपयोगिता के बराबर हो जाती है। अपने व्यय को ऐसा समायोजित करने से उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोक्ता का जो संतुलन होगा वो MUX बराबर MUM, यानी X वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर X वस्तु की मुद्रा कीमत का उपयोगिता मूल्य। तो व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग वहां तक करेगा जहां तक कि X वस्तु की मुद्रा की कीमत का उपयोगिता मूल्य बराबर न हो। इसको हम एक डायग्राम के रूप में एक चार्ट के रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि X वस्तु की इकाइयां हमने 1 2 3 4 5 6 पढ़ी और X वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता पहले 40 थी, फिर 30 हुई, 35 हुई, फिर 30 हुई, 25 हुई और 20 हुई और 15 हुई। और वस्तु कीमत के रूप में त्यागी जाने वाली उपयोगिता PX ये है, हमने इसको 20 क्रमशः 1 मान लिया है। वस्तु की कीमत के रूप में त्यागी जाने वाली उपयोगिता PX को हमने 1 मान लिया। तो प्राप्त उपयोगिता का त्यागी जाने वाली उपयोगिता से अधिक्य। अब देखते हैं हम X वस्तु से प्राप्त उपयोगिता में अगर हम जो PX को घटा देते हैं तो हमें 40 माइनस 20 प्राप्त होगा, 35 माइनस 20 15। तो इस प्रकार से ये उपयोगिता क्या हो रही है, हमें घटती हुई प्राप्त हो रही है। इसी को हम उपभोक्ता संतुलन बिंदु पे देखेंगे। उपभोक्ता संतुलन बिंदु पे हमने एक पे MUX वस्तु रख दी और दूसरे पे हमने MUY वस्तु रख दी। तो हम देखते हैं उपभोक्ता संतुलन कहां पे आएगा। MUX ये है, MUX आपका MUX ये है आपका और MUY ये है। तो हमारा जो MUX और MUY पे कहां पे, ई बिंदु पे, ये आपका ई बिंदु है, ये आप देख रहे होंगे, यहां पे संतुलन होगा। और अगर हम MUX पे और MUY के बीच में जो ये देखेंगे, ये लॉस का बिंदु है। हम अगर यहां पे देखते हैं तो ये हमें लॉस होगा और यहां पे देखते हैं हमें ये लॉस होगा। हमें संतुलन कहां पे मिलेगा, जहां पे MUX और MUY बराबर होंगे, वहीं पे संतुलन होगा। अगर इसके नीचे जाते हैं तो ये भी लॉस की कंडीशन है और इसके ऊपर भी जाते हैं तो ये भी लॉस की कंडीशन है। तो हमें संतुलन कहां पे मिलेगा, जहां पे MUX और MUY बराबर होंगे, वहीं पे हमें क्या होगा, संतुलन प्राप्त होगा। इसके बाद हम देखते हैं दो या दो से अधिक वस्तुओं के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कहां पे होता है। दैनिक जीवन में उपभोक्ता अपनी समस्त आय को केवल एक वस्तु के उपभोग पर व्यय नहीं करता है। आप पता ही है, किसी एक वस्तु पे आप उपभोग नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजों का आप उपभोग करते हैं बल्कि वो अपनी आय को दो या दो से अधिक वस्तुओं के उपभोग पर इस प्रकार व्यय करता है कि उससे अपने व्यय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो सके। आपको पता ही है, आप अनेक वस्तुओं पे उपभोग करते हैं, मुद्रा की इकाइयों को उस वस्तु पर व्यय करता है जिससे उसे सबसे अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। परंतु सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जब उपभोक्ता किसी एक वस्तु की
अधिकाधिक मात्रा खरीदता है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता किसी दूसरी वस्तु से मुद्रा की एक इकाई के बदले में कम प्राप्त हो सकती है। फलतः उपभोक्ता अब पहली वस्तु के बजाय दूसरी वस्तु पर मुद्रा की दूसरी इकाई खर्च करेगा। तो दो वस्तुओं की स्थिति में उपयोगिता संतुलन कहां पे होगा, हम ये देखते हैं। MU(x) बराबर MU(y) बराबर डॉट 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 MU(m), यानी कि सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, और MU(x) यानी कि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर डॉट डॉट डॉट, जो होगा जितनी भी वस्तुएं होंगी बराबर कितनी होंगी, लास्ट में कितना होगा आपका, जो ये MU(m) होगा। ठीक है। अगर हम देखते हैं जो सीमांत उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता का अगर हम देखते हैं तो उपभोक्ता वस्तु की कीमत में अलग अलग होने की दशा में अगर उपभोग वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हैं तो किस प्रकार से उपयोगिता होगी। तो अगर अलग अलग होंगी तो MU(x) बटे PX बराबर MU(y) बटे PY बराबर MU(m). तो इस सूत्र को आपने याद करना है, क्योंकि ये सूत्र बहुत बार आता है। अगर हमने एक वस्तु की स्थिति में भी देख लिया, दो वस्तुओं की स्थिति में भी देख लिया, और दो वस्तुओं की स्थिति में अब हम इसको अनेक प्रकार से इसको थोड़ा अलग भी कर सकते हैं, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, y वस्तु की प्रति इकाई कीमत, ये हमने पढ़ा, और बराबर y वस्तु की सीमांत उपयोगिता बटे y वस्तु की प्रति इकाई कीमत बराबर क्या होगी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या होती है, इस तरह रहती है। तो इस प्रकार से हमने एक वस्तु की स्थिति में सीमांत उपयोगिता पढ़ी, दो वस्तुओं की स्थिति में सीमांत उपयोगिता पढ़ी, और मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता तो हम देखते हैं इस टेबल के अनुसार। तो x वस्तु का मूल्य हमने कितना माना, 2 माना है। x वस्तु का मूल्य हमने 2 माना है और y वस्तु का मूल्य हमने 3 माना है, और हमारी जो क्या है जो वो क्या बोलते हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमने इस तरह मानी है। अब हम देखते हैं इस डायग्राम से कि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितनी है और y वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितनी है। तो हम देखते हैं MU(x) बटे PX, तो 40/2। ठीक है। तो 40/2 हमारी क्या है, बराबर कितना होगा, 2, क्योंकि हमने जो PX माना है वो कितना माना है, 2 माना है। तो हमने 40 में से ये 2 में ये 40 का 2 का भाग 40 में दिया तो हमें 20 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 2 का भाग हम 36 में देंगे तो 18 उपयोगिता मिलेगी। तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। और अगर हम y इकाई में देखेंगे, y वस्तु के मूल्य को देखेंगे तो हमने 3 मान रखा है। तो हम जो MU(y) है इसको हम ऊपर ले लेंगे, जो हमारी वस्तु का मूल्य है उसको हम नीचे ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्राप्त होते रहेंगे। तो हमें ये घटते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। इसी को अगर हम डायग्राम में देखते हैं, अब ये देखते हैं उपयोगिता के बारे में हम देखते हैं। तो हमने ये जो जो हमने ये P और Q जो डायग्राम है उसको हमने MU(x) बटे PX से डिनोट कर रहा है, और जो हमने R और S जो दिखाई दे रहा होगा आपको, उसको हमने MU(y) और PU(y) से डिनोट कर रखा है। तो हम देखते हैं कहाँ पे ये संतुलित है। तो हम देखते हैं अगर हम इसकी जो हम देखते हैं जो आपका MU(m) 14 माना है हमने 14 पे।
अब हम देखते हैं 14 पे हमें क्या MU 14 है हमारा, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। इन दोनों पे MU Y P X, यहाँ पे ये A बिंदु पे और B बिंदु पे MU X P Y कितनी MU कितनी है इसमें 14। तो ये क्या हो रहे हैं MU X और PX, ये दोनों कहाँ पे MU M यानी कि 14 इकाइयों पे क्या हो रहा है, बराबर हो रही है। तो इसी प्रकार से हम दूसरी इकाई को 12 MU को देखते हैं। तो 12 MU कहाँ पे बराबर होंगे, जहां पे C और D पे क्या है, C और D पे आप देखें MU Y बटे PY बराबर MU X बराबर PX कहाँ पे हो रहे, बराबर हो रहे। C और D बिंदु पे इनका क्या हो रहा है, MU बराबर हो रहे हैं। इसी को अगर हम देखते हैं, इसी कारण से X वस्तु की उपयोगिता तथा उस वस्तु की कीमत का अनुपात Y वस्तु की उपयोगिता तथा उसकी कीमत के अनुपात के बराबर है। इसलिए समसीमांत उपयोगिता को आनुपातिकता का नियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि समसीमांत उपयोगिता को आनुपातिकता नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि MU X बटे PX बराबर MU Y बटे PY बराबर MU M होता है। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। अगर हम देखते हैं जो सीमांत उपयोगिता नियम है, अब इसको देखते हैं क्या होता है जब MU X बटे PX और MU Y बटे PY आपस में बराबर नहीं होते। जब MU X बटे PX ग्रेटर देन MU Y बटे PY से अधिक हो, अगर ये ग्रेटर देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, जस्ट 1 मिनट, हम देखते हैं अगर ये ग्रेटर देन है MU X और PY अगर ग्रेटर देन है, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, अगर हम देखते हैं तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इस दशा में उपभोक्ता Y वस्तु की तुलना में X वस्तु के लिए प्रति इकाई अधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त करता है। तो वो Y वस्तु से कम उपयोगिता प्राप्त करेगा, जबकि X वस्तु से अधिक उपयोगिता प्राप्त करेगा, सीमांत उपयोगिता प्राप्त करता है। X वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा और Y वस्तु की कम मात्रा खरीदेगा। अगर इस स्थिति में होगा तो वो क्या करेगा, वो Y वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा और X वस्तु की क्या करेगा, कम मात्रा खरीदेगा। ये कम मात्रा करेगा और X वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा। अगर ये है, आपको दिख ही रहा होगा कि ग्रेटर देन का जो साइन है वो इस साइड है, तो जिस साइड साइन होगा, जैसे X की साइड है, तो उसका उपभोग ज्यादा करेगा। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो क्या होता है, तो अगर MU X और बटे PX बराबर MU Y बटे PY अगर बराबर हो जाते हैं तो इसमें तटस्थ रहेगा, वो किसी भी वस्तु का उपभोग कर सकता है, इसमें उसको कोई बड़ी बात नहीं किस चीज का उपभोग करेगा, वो तटस्थ रहेगा। अगर हम देखते हैं, अगर वो उपयोगिता MU X बटे PX MU Y बटे PY अगर ग्रेटर देन है MU Y बटे PY अगर ग्रेटर देन है MU X बटे PY से, तो वो क्या करेगा, जिस साइड से इसका पेट खुला होगा उसका उपभोग वो अधिक करेगा। तो किसकी साइड है, ये MU Y बटे PY के साथ इसका पेट खुला है, तो उस वस्तु का वो उपभोग ज्यादा करेगा, यानी कि Y वस्तु का उपभोग वो ज्यादा करेगा। ये देखो, Y वस्तु का उपभोग वो ज्यादा करेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। तो जिस साइड उसका मुंह खुलेगा, ये मुंह खुलेगा ये वाला, उस साइड वो उस वस्तु का उपभोग ज्यादा करेगा। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन रहा। कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।